अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम दो छोटे से टॉपिक हैं, सोर्सेज ऑफ करंट्स और अफेक्ट ऑफ करंट, इन दोनों को स्टडी। अब जो कल वाला टॉपिक था वो शायद अगर आपको याद हो तो उसमें ये था कि जैसा कि कैपेसिटर्स की प्लेट थी, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, और हमने उसे एक वायर के ज़रिए आपस में मिला दिया। जब हम एक वायर के ज़रिए उसे मिला देते थे तो फिर क्या होता था, चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता था। अब जब चार्ज फ्लो करना शुरू करता था तो फिर क्या होता था कि आहिस्ता आहिस्ता चार्ज ऑन द प्लेट्स डिक्रीज होता था और एक वक्त ऐसा आता था कि चार्ज फ्लो करना बंद कर देता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि चार्ज मुसलसल फ्लो करे तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि चार्जेस को मुसलसल पुश करे। जैसा कि एक एग्जांपल में कहा था कि अगर आपने बुक को एक टेबल पे स्लाइड करना है तो आपको उसे पुश करना पड़ेगा ताकि वो बुक जो है वो स्लाइड करती रहे, क्योंकि वो नहीं कर सकेगी खुद अगर आप जस्ट एक दफ़ा पुश करके छोड़ देंगे, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। इसी जिस तरह वाटर के फ्लो के लिए आपको कोई सोर्स चाहिए होता है ताकि वाटर मुसलसल फ्लो करता रहे, इसी तरह चार्जेस के फ्लो के लिए भी आपको कोई सोर्स चाहिए होता है और उसी सोर्स को ही हम सोर्स ऑफ करंट का नाम देते हैं। आमतौर पे जो सोर्स ऑफ करंट यूज़ होता है वो बैटरी यूज़ होती है। तो इसे आप वाकिफ भी होंगे। अब ये करती क्या है, ये अपनी यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे केमिकल जैसा कि केमिकल एनर्जी है, उसे यूज़ करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। ये अपनी केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है ताकि चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। जैसा कि यहाँ पर जो डायरेक्शन ली है वो है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। तो इसने एक पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल पर लाई और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर इस्टेब्लिश हुआ और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड ने चार्जेस को पुश किया इन द सर्किट। और फिर जब यही चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो उनका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो चुका होता है और ये बैटरी उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं कि एक बैटरी डेड हो गई तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है और जाहिर है उसकी वजह से करंट भी फ्लो नहीं कर सकेगा। तो आपको बताया कि डिफरेंट सोर्सेज होते हैं ईएमएफ के या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, और ये सोर्सेज अपनी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जैसे कि आपको सोलर सेल नज़र आ रहा है और इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इसी तरह थर्मोकपल है। थर्मोकपल जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके ज़रिए इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है। और बैटरी है, बैटरी केमिकल एनर्जी को यूज़ करती है। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट्स ऑफ करंट। अफेक्ट्स ऑफ करंट में जो पहला अफेक्ट है वो है हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट। अब जैसा कि आपको पता है कि करंट कंडक्टर्स में फ्लो करता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ना सिर्फ अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स बल्कि एटम्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये अपना पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं और दे देते हैं इसे एटम्स को जब ये कोलाइड करते हैं विद द एटम्स। अब एटम जो है वो वाइब्रेट करते हैं कंडक्टर में, कि वह एटम अपनी जगह वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो वो ज़्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा एनर्जी है। अब जैसा कि आपको याद हो कि हमने फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मीन कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और इसी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। डिफरेंट मटेरियल्स की हीट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वो डिफरेंट है और इस वजह से इन्हें मुख्तलिफ अप्लाइंसेज में यूज़ भी किया जाता है, जैसा कि नाइक्रोम और टंगस्टन वायर वगैरह।
जहाँ पर करंट के ज़रिए हीट प्रोड्यूस करनी हो तो इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, हीटर के फिलामेंट में। और इलेक्ट्रिकल आयरन है, इलेक्ट्रिकल केटल है, तो इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हैं। आपको याद हो कि हम 10th में पढ़ा था कि करंट अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है कि करंट अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्यों अराइज करता है, तो इसका आंसर अगले चैप्टर्स में है। अभी मैं यही बता सकता हूँ कि इसका रिलेशन है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है अराउंड द एटम, वो भी ऐसे ही है जैसे कि वो मूव कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो, जिसकी वजह से करंट वो एक जो एटम है वो एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है। इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगी। जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो बेसिकली मैग्नीट्यूड करंट और डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर पे डिपेंडेंट है, वैसे कि मीडियम पे भी डिपेंडेंट है। और ये भी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, ये भी आगे अगले चैप्टर्स में डिटेल से आ रहा है टॉपिक। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल बेल है, इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर हैं, तो इनमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को यूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। और जो इफेक्ट्स ऑफ करंट में लास्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें बच्चे पहले तो चंद एक डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड है, एनोड है, कैथोड है और वोल्टामीटर। ये चंद एक डेफिनेशन है, ये आप बुक से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और मेरा ख्याल है ये आप केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ चुके होंगे, तो इस वजह से बल्कि आप मुझसे बेहतर शायद समझते हो, तो इनको देख लीजिए। अच्छा बच्चों, ये बुक ही पेज है। अच्छा, अब इसमें है क्या कि जब कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसके दो जो है वो आइंस बन के कॉपर और सल्फेट आइन। अब कॉपर जो है वो प्लस है और जो सल्फेट है वो नेगेटिव है, ठीक है। ये जो है वो यहाँ पर कहीं होगा, इसके अंदर कॉपर सल्फेट, इसके अंदर ये सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट होगा। अब जब करंट इसमें से वोल्टामीटर में से पास होगा, तो ये जो कॉपर सल्फेट है उसमें आप देखेंगे कि अब जाहिर है इधर जो है ये एनोड है, ठीक है, और ये वाला क्या है, कैथोड है। तो कॉपर पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये मूव करेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, और जब कैथोड की तरफ मूव करेगा तो वहां से ये दो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा कैथोड से, और क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा। ये भी याद रखना है कि ये प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो साइज है किसका, कैथोड का, वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर आयन है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे। अब जो दूसरा है सल्फेट आयन, अब उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब नेगेटिव होने की वजह से वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ, ठीक है। ये एनोड की तरफ मूव करेगा। अब फिर क्या हो रहा है, कॉपर एटम्स फ्रॉम द एनोड गोज इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है, कि जो कॉपर के एटम्स हैं वो सॉल्यूशन में आ रहे हैं, एनोड से सॉल्यूशन में। तो ये जो सल्फेट है वो उन कॉपर के साथ मिलकर बनाएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो लास्ट में लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड, कॉपर इज कंटिन्यूसली डिपॉजिट ऑन द कैथोड,
और इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द एनोड इज डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन। अब देखिए डिसॉल्व्ड, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड है उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा और वो थिक होता जाएगा, जबकि जो एनोड है उसका साइज थिन होता जाएगा, क्योंकि वहां से जो कॉपर है वो डिसॉल्व हो रहा है इनटू द सॉल्यूशन। और लास्ट में वो कहता है कि इस एग्जांपल्स को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इलस्ट्रेट किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये शायद आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ें डिटेल से पढ़ी होंगी, तो इस वजह से आप लोग बेहतर समझते होंगे। तो इसमें यही है कि जो एक्सपेंसिव मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं किसी चीप मेटल पर, और इस फिनोमिना को आप देखते हुए आप जज कर सकते हैं कि जो चीप मेटल है वो किस पे होगी, कैथोड पे, और जो एक्सपेंसिव मेटल है वो किस पे होगी, एनोड पे। तो जो एक्सपेंसिव मेटल है वो एनोड से डिसॉल्व होगी सॉल्यूशन में, और नेक्स्ट जो है वो उस पे कैथोड के ऊपर गैदर होती रहेगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है खासतौर पे केमिस्ट्री वाला तो वो केमिस्ट्री वाले टीचर से कीजिएगा। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।